राष्ट्रवाद, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है यूरोप। तो यूरोप एक महादेश है, ठीक है। यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश है, लेकिन हम लोग पहले का पढ़ेंगे जब यूरोप स्वतंत्र नहीं था। यूरोप के जो देश थे वो स्वतंत्र नहीं थे, तो अब वहां के प्रमुख राष्ट्र कौन कौन से थे, शक्तिशाली राष्ट्र। तो सबसे पहला था ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। दूसरा था फ्रांस, तीसरा जर्मनी, उसके बाद इटली। ये सब मेन प्रमुख राष्ट्र थे। क्या क्या? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये चार को मेन थे, ठीक है ना। जर्मनी के अंदर ही प्रसा था, बहुत सारे थे, इसके अंदर बहुत सारे देश थे अलग अलग, ठीक है ना। उसके बाद और एक था हंगरी और यूनान, ठीक है ना। तो इतने की कहानी हम लोगों को पढ़ना है। अब तुम लोग अपने किताब में देखो, ठीक है ना। किताब में देखो, ये जो पतला नीचे है ना, पतला नीचे निकल गया है, वो इटली है। वो क्या है? इटली। उसके बाद ये देखो इधर दिख रहा है, ये क्या है? पोलैंड। और पोलैंड के बगल में पोलैंड सब लेकर हो जाएगा जर्मनी, वो वाला सेक्शन पूरा जर्मनी हो जाएगा। और इधर देखो फ्रांस लिखा हुआ है, फ्रांस है ना। फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। देखो ये बड़ा सा ऑस्ट्रिया है, ये ग्रीन कलर का, क्लियर। तो ये सभी प्रमुख देश थे वहां के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? वाद। तो वाद बहुत सारे शब्दों के साथ जुटा हुआ आएगा इसमें, निरंकुशवाद, सामंतवाद, राष्ट्रवाद, ऐसे करके। तो जिसका मतलब, वाद का मतलब क्या होता है? भावना। भावना यानी क्या होता है? एक प्रकार की सोच, ठीक है ना। सोच को ही क्या बोलते हैं? वाद, ठीक है ना। जैसी सोच वैसी वाद, ठीक है ना। जैसी सोच रहेगी वैसी वाद बोलेंगे। तो वाद मतलब क्या होता है? एक प्रकार की भावना या फिर सोच। हमारे मन में कैसी भावना चल रही है वो क्या कहलाएगी? वाद, ठीक है ना। अभी क्या पढ़ना है? तो राष्ट्रवाद। अभी कैसी भावना के बारे में पढ़ना है? राष्ट्रवाद। यानी कि सोच हमारा किसके प्रति होना चाहिए? अपने देश के प्रति। अपने देश के प्रति सोच को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। अच्छा, देश क्या होता है? जैसे कि हम लोगों का बहुत सारा घर होता है, ठीक है ना। घर मिलकर बहुत सारा क्या बनता है? गांव बनेगा। बहुत सारा गांव मिलकर क्या बनेगा? जिला बनेगा। बहुत सारा जिला मिलकर राज्य बनेगा। और बहुत सारा राज्य मिलेगा तब ना एक देश बनेगा। अब पहले हमको ये बताओ, अगर घर ही घर के बीच झगड़ा चलेगा, एक घर के साथ दूसरे घर का झगड़ा चलेगा, तो हम लोगों का गांव ही नहीं बन पाएगा, तो राष्ट्र कैसे बनेगा? हम लोग रोज अपना ही काम कर रहे हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं, अपना दैनिक जीवन का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी जो है वो। तो बताओ ये राष्ट्रवाद हुआ? इससे हमारा देश बनेगा? तो देश बनाने को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। यानी देश का निर्माण करना। कैसा देश का निर्माण करना? तो स्वतंत्र देश का निर्माण करना क्या है? राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का बहुत सारा अर्थ निकाल सकते हो, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का मतलब क्या समझना है? जब हमारी सोच एक राष्ट्र का निर्माण करना हो जाए, राष्ट्र के प्रति सोच को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। इसमें याद करने वाली बातें नहीं है। वाद यानी क्या होता है? सोच। और कैसा सोच? राष्ट्र के बारे में। राष्ट्र के बारे में सोचना ही क्या कहलाते हैं? राष्ट्रवाद। क्लियर। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति एकता की भावना। अब बताओ, बिना एकता का राष्ट्र बनेगा? बिना एकता का तो गांव ही नहीं बनेगा, राष्ट्र कैसे बन जाएगा? तो यानी कि एकता के साथ सबको एक होना पड़ेगा। अब देखो, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी चीज का सहारा लिया जाता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय गान ये है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये है। राष्ट्रीय ध्वज क्यों माना गया? ये सब सहारा लिया जाता है, किस लिए? पूरे राष्ट्र को बनाने के लिए। अब बताओ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने आएंगे, मान लो कि स्कूल जा रहे हैं, क्लियर। स्कूल जा रहे हैं, दो अलग अलग स्कूल है, दोनों स्कूल का ड्रेस डिफरेंट होगा। और ड्रेस डिफरेंट होने के कारण उन लोगों का आपस में क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा, होगा कि नहीं? इन लोगों का ड्रेस डिफरेंट और इन लोगों का ड्रेस अगर डिफरेंट हो गया तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच डिफरेंस हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या कहा गया कि सभी लोग एक ही प्रकार के ड्रेस पहन कर जाएंगे। जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल में क्या? उजला शर्ट पहन के जाना है, ब्लू पैंट पहन कर जाना है। जितना भी सरकारी स्कूल है, सब सरकारी स्कूल ऐसे ही जाएगा। तो बताओ, अगर सब सरकारी स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया जाएगा, दूर से देखने पे ये समझ में आएगा कि वो अलग है?
तो यानी कि ये सब सहारा लिया जाता है एक करने के लिए। इसी तरीके से राष्ट्रीय झंडा अपनाया जाता है। अब मान लो कि हमारा झंडा अलग है, तुम्हारा झंडा अलग है। अब मान लो कि हमारा तुम्हारा झंडा नहीं है, हमारा एक समुदाय है, हमारा झंडा अलग है, तुम्हारा समुदाय है, उसका झंडा अलग है। ऐसे सब लोग का झंडा अलग होगा तो क्या उनके बीच एकता होगा? लेकिन सभी का अगर झंडा एक कर दिया जाएगा तो कम से कम उस झंडा के दिन भी सब लोग एक होंगे ना। ठीक है ना। तो ये सब क्या लिया जाता है? कुछ सहारा लिया जाता है। क्या चीज करने के लिए? राष्ट्र बनाने के लिए। एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबको एकता के साथ रहना पड़ता है। क्लियर? तो यानी कि राष्ट्रवाद मतलब होता क्या है? एकता की भावना से राष्ट्र का निर्माण करना। हमारी सोच किसके प्रति होना चाहिए? राष्ट्र बनाने के प्रति। हमारा सोच कैसा होना चाहिए? हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। जब हमारे अंदर ये सोच आ जाए तो बोलेंगे कि हम राष्ट्रवादी है। हम क्या है? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी किसको बोलते हैं? राष्ट्रवाद से राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद का सपोर्ट करने वाला राष्ट्रवादी होता है। यानी कि अगर हम राष्ट्रवाद का सहायता करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी किसको बोलेंगे? वैसे लोग जो दूसरे को एक करके, सबको एक करके, सबको क्या करके? एक करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवादी। जिसको हम लोग देशभक्त के नाम से जानते हैं। राष्ट्रवाद की भावना को देशभक्ति भी बोल सकते हैं। आज के जमाने में भी राष्ट्रवादी भावना है। ठीक है ना। जैसे कि जो आर्मी होते हैं, आर्मी लोग, वो लोग हम लोग किसके रक्षा करने के लिए जाते हैं? पूरे राष्ट्र की ना। तो उनका सोच क्या होता है? राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखना, राष्ट्र के अंदर कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए वो लोग सिक्योरिटी गार्ड की तरफ हम लोगों का रक्षा करते हैं। ठीक है ना। ताकि विदेशी आक्रमण से हम लोगों को बचा सके, दूसरा कोई आके हम लोगों पे कब्जा ना कर ले। तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाए रखने के लिए हमें जितना सोच अपनाते हैं वो सभी सोच क्या है? राष्ट्रवाद। तो यानी राष्ट्रवाद को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली क्या बोलेंगे कि राष्ट्र के प्रति एकता की भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को देशभक्ति के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। देश के प्रति भक्ति ही क्या है? राष्ट्रवाद है। क्लियर? अब क्या किया जाता है? राष्ट्रीय एकता के सहायता से देश का निर्माण किया जाता है। कहीं पर क्या होता है? बहुत सारे राज्य अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े हो जाते हैं, वहां का स्वतंत्र राजा शासन करता है। कौन शासन करता है? राजा। और राजा के शासन करने के चलते राजा अगर योग्य हुआ तो चलो कोई बात नहीं, राज्य अगर अयोग्य हो गया, अपना मनमानी करे, निरंकुश शासन, जो कि आगे पढ़ेंगे, अपने मनमानी शासन करे, तो बाहरी राजा क्या करेगा? उस पर आक्रमण करेगा, वहां पर अपना अधिकार जमाएगा और वहां के लोगों पर अपना शासन करेगा। यानी कि इस प्रकार से जब अलग अलग राज्य रहेगा तो एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रवाद वहां भी बोलेंगे जहां पे अलग अलग छोटा छोटा राज्य जुट के एक नया राज्य बने, जहां पे छोटा छोटा राज्य जुटकर एक नया राज्य बन जाए, एक नया राष्ट्र का निर्माण हो, वो क्या है? राष्ट्रवाद है। यहाँ पे हम लोग जब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो यूरोप में बहुत जगह हुआ क्या? छोटा छोटा राज्य था, टुकड़ों में था, जुटकर एक नया राष्ट्र बना। ठीक है ना। एक राष्ट्र है, उसका थोड़ा सा हिस्सा दूसरा लोग कब्जा किया है, वहां पे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, ये सब राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ कि देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना, यानी देशभक्ति। अपने देश के निर्माण करना ही क्या कहलाता है? स्वतंत्र देश का निर्माण करना क्या है? राष्ट्रवाद है। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, तो यूरोप क्या है? एक महादेश है, हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग का महादेश का नाम एशिया है। हम लोग भारत में राष्ट्रवाद भी पढ़ेंगे, क्योंकि भारत भी गुलाम था, भारत भी आजाद हुआ है। पहले लोग क्या करते थे? भारत क्या है? कोई मतलब नहीं। भारत क्या है? कोई मतलब नहीं। उनके ऊपर शासन कर रहा है दूसरे लोग, कोई मतलब नहीं, बस अपना दैनिक गुजारा से मतलब है। तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने का अर्थ क्या है? कि हम लोग अपने दैनिक कामकाज को छोड़कर, दैनिक कामकाज को साइड में रख के, बहुत लोग होते क्या थे पहले कि अपने दैनिक कामकाज से ही मतलब रखते थे। जाएंगे, खेती करेंगे, खेती से जो अनाज उगेगा दूसरा कोई लेकर जाएगा, लेकर जाने दीजिए, वो तो राजा महाराजा है। ठीक है ना। तो ये सब दैनिक जीवन का काम से ही मतलब रहता था उनको। लेकिन आगे चल के भावना उत्पन्न हुआ क्या? कि ये तो मेरा राष्ट्र है, मेरा अनाज है, हम लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र का गठन करना है। यही सब राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न होना है।
राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न होना। उत्पन्न होने का अर्थ क्या हुआ कि हम लोग अपने दैनिक कामकाजों को साइड में रख के थोड़ा अपने आजादी के बारे में भी सोचे, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद, ठीक है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण पुनः, पुनः मतलब होता है फिर से, पुनः मतलब फिर से, और जागरण मतलब जगना, फिर से जग जाना, मतलब कि पहले कभी ना कभी जगा था, ठीक है ना, लेकिन बीच में सो गया था, सो गया था, अब फिर से जग गया। तो जगा कब? देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं, पहले कारण सुन लो। पुनर्जागरण हो गया, पहला कारण क्या था? पुनर्जागरण। दूसरा राष्ट्रवाद। अभी क्या बता रहे हैं? राष्ट्रवाद की भावना कैसे आ गया? यूरोप में बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा था, वहां पे राजा लोग शासन करते थे, तानाशाही शासन था, कहीं पे कुछ जैसा शासन था, कहीं पे दूसरा लोग का अधिकार था, कहीं पे सामंतवादी प्रथा था। लेकिन अचानक उनके मन में कैसे ये सोच जाग गया कि हम लोग को एक राष्ट्र बनाना है, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आया कैसे? तो उसका पहला कारण पुनर्जागरण, यानी कि सोए थे उठ गए, पहला कारण समझ में आया? यानी कि सो गए थे उठ गए, यूरोप की जनता उठ गई, यूरोप की जनता सो गई थी उठ गई। दूसरा कारण क्या है? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, जिसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1789 की क्रांति जिसको बोलते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बस कारण पढ़ लिया जाए। नेपोलियन का आक्रमण, जब फ्रांस की राज्य क्रांति खत्म हुआ, वहां के राजा को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, यानी फांसी पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन क्या होता है वो बाद में, पहले के जमाने के फांसी को गिलोटिन कहते थे, अभी मॉडर्न फांसी है ना, और जो फंदा वाला फांसी ये मॉडर्न फांसी है। वो पहले का कैसे था बाद में पता चलेगा, ठीक है ना। गिलोटिन कहते थे। तो यानी कि जब नेपोलियन को गिलोटिन पे चढ़ा दी, सॉरी लुई 16वां शासन करता था फ्रांस की क्रांति के समय, ठीक है ना। लुई 16वां जब फांसी चढ़ा दिया गया, उसके बाद नेपोलियन आया। कौन आया? नेपोलियन आक्रमण कर दिया फ्रांस पे। देखा कि फ्रांस में तो कौनो शासन करने वाला है ही नहीं, चलो हम ही जाके आक्रमण कर देते हैं। नेपोलियन जाके आक्रमण कर दिया, उसके बाद वहां का सम्राट घोषित कर दिया अपने आप को। आगे नेपोलियन युग चलने लगा, लास्ट में पता चला नेपोलियन को मार दिया लोग, मेटरनिख आ गया, मेटरनिख युग, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण पुनर्जागरण, यानी यूरोप की जनता सो गई थी, जग गई। दूसरा कारण फ्रांस की राज्य क्रांति, यानी फ्रांस में एक ऐसा क्रांति आया था जो कि पूरे यूरोप में हलचल मचा दिया था। पूरे यूरोप के जनता को यह बता दिया था कि अब तो तुम लोगों को जगना है, एक राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। नेपोलियन का आक्रमण, नेपोलियन आक्रमण करके बता दिया। नेपोलियन आक्रमण किया था तो कई सारे फायदा भी हुए थे, नेपोलियन आक्रमण किया था तो कई सारे फायदा भी हुए थे, वो बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद कई सारे दार्शनिक और बुद्धिजीवियों का योगदान। दार्शनिक और बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी किसको बोलते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं। सभी लोग तो किसान थे, मजदूर थे, उनको क्या पता कि स्वतंत्रता क्या होती है, हमारा एक राष्ट्र भी हो सकता है, उनको क्या पता। तो ये जो बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग, ये सभी बहुत सारा योगदान किए, ठीक है ना। तो सबसे पहला एक एक टॉपिक करके अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? पुनर्जागरण। तो पुनः यानी फिर से, जागरण यानी जग जाना, फिर से जग जाना, यानी एक बार हम जगे थे, हमको नींद लग गया था, हम सो गए थे, लेकिन फिर से जग गए। जैसे भोरे भोरे उठते हो, भोरे भोरे उठते हो ना, थोड़ा सा नींद लगता है, अचानक सो जाते हो, पता भी नहीं चलता है, लेकिन फिर से उठते हो अब 10 बजे, 8 बजे, 12 बजे। तो इसी को बोलते हैं फिर से जगना, यानी एक बार हम जगे थे, फिर सो गए, फिर से जगने को क्या बोलेंगे? पुनर्जागरण। तो इसको एक शब्द होता है रिनेसा, इसको क्या बोलते हैं? रिनेसा, यानी रिनेसा का शाब्दिक अर्थ अगर आ गया कि रिनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? फिर से जगना। अच्छा, क्या यूरोप की जनता सो गई थी? कितना दिन के लिए? तो खाना पीना छोड़ के सो गए थे सब, वो अपने कार्य में लगा, कुंभकर्ण के जैसा, वो अपने दैनिक जीवन में। यानी कि सुनो, देखो सबसे पहले समझो, पहले क्या हुआ था? प्राचीन यूरोप, क्या बोले हैं यहाँ पे?
प्राचीन यूरोप, जैसे कि हम लोग भारत के लोग हैं ना, हम लोगों का भी एक प्राचीन संस्कृति है। प्राचीन का मतलब समझो, रामायण महाभारत कितना पहले का है सोचो तो। और उस समय हम लोग कितना विकसित थे सोचो, उस टाइम कितना विकसित थे। ऐसे एक मंत्र पढ़ के तीर आ जाता था, तीर मंत्र पढ़ने पे वो ऊपर से हवाई जहाज से चलने लगते थे। हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था। अरे पुष्पक विमान, सुनो अब सुनो आगे। यानी कि एक संस्कृति होता है हर एक जगह का, और उस संस्कृति के टाइप हम बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। ये अब सुनो, हम लोग अपना छोड़ते हैं, अपना भारत का जब पढ़ेंगे तब। अभी पुनर्जागरण का मतलब, पुनर्जागरण वर्ड का क्यों यूज किया गया, ठीक है ना। अरे सोए कब थे जागे कब थे ये पहले जान लिया जाए। हर एक देश का एक संस्कृति होता है। उसी तरीके से यूरोप का भी एक बहुत प्राचीन संस्कृति था, लेकिन सब लोग अपने संस्कृति को छोड़कर अपने दैनिक जीवन में लग गए थे। उनके ऊपर बहुत सारे राजा महाराजा आके अब राज करने लगे। सामंतवादी प्रथा लागू हो गया था। उनको अपने देश से मतलब ही ना था, यानी कि सो गए थे। अपने देश से मतलब ही ना था, मतलब क्या, सो गए थे। सिर्फ अपने दैनिक जीवन के काम से मतलब रखते थे। रोज हमको सुबह में उठना है, अपना दैनिक जीवन वाला काम करना है, रात को खाना पीना खा के सो जाना है। साधारण जनता का बस यही काम। और एक राजा होता था, राजा वंशानुक्रम से शासन करता था, एक वंश से दूसरे वंश में शासन चलता था, ठीक है ना। यानी कि अपने देश से मतलब नहीं था उन लोगों को, तो इसीलिए बोलते हैं कि सो गए थे। लेकिन जगे कैसे, आखिर कौन पानी फेंकने आया, कौन पानी फेंकने आया कि वो लोग जाग गए। तो सुनो, नेपोलियन अभी नहीं आया, नेपोलियन बाद में आया, ठीक है ना। अभी देखो, अभी जो पुनर्जागरण, जब फ्रांस की क्रांति हो गया था उसके बाद नेपोलियन आया था। लेकिन जगे थे कब, 14वीं शताब्दी में। तो पुनर्जागरण काल कब से कब था, तो 14वीं से 17वीं सदी यानी क्या होता है 100 साल, शताब्दी यानी क्या होता है 100 साल। अब देखो, जो साल आने वाला है उसको शताब्दी बोलेंगे। जैसे कि देखो, अभी 2000 चल रहा है, तो अभी कितना 100 आने वाला है, 2100 आने वाला है, तो 21वीं शताब्दी। 1472 तो कितना 100 आने वाला है, 1500 आने वाला है, तो 15वीं शताब्दी। तो जितना 100 आने वाला है उतना शताब्दी चलता है। जैसे अभी 2000 चल रहा है, यानी 2000 और 2100 आने वाला है, या मतलब कि 21वीं सदी चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसी तरीके से 14वीं सदी से 17वीं सदी के काल को क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण काल। इसी टाइम पर क्या हुआ था, वो लोग फिर से जगे थे। यूरोप के लोग फिर से कब जगे थे, 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच में ये लोग फिर से जग गए थे। तो इन लोगों के जगने के पीछे का कारण क्या क्या था, तो सबसे पहला कुस्तुनतुनिया में बहुत सारे विद्वान लोग थे, ठीक है ना। तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हो गया। तो वहां के बुद्धिमान लोग सब भागकर यूरोप में आ गए, सब भागकर शरण लेने के लिए। वहां पर दूसरे लोगों का शासन आ गया, तो इसीलिए अब वो लोग शरण लेने के लिए यूरोप में आके छिपने लगे अपने पांडुलिपियों को लेकर। पांडुलिपि क्या होता है, अपना लिखा हुआ किताब, ठीक है ना। अपने ग्रंथों को लेकर कहां भाग कर आ गए, यूरोप में। बोलो तो ज्ञान किसका बढ़ा, यूरोप का ना। यानी यूरोप के लोग जाग गए। अब धीरे धीरे वो जहां जहां गए वहां के लोगों को शिक्षित करना चालू कर दिए, जागरूक करना चालू कर दिए। तो पहला कारण समझ में आया ना, फिर से कैसे जग गए, सोए थे, कौन पानी डालने आए, कुस्तुनतुनिया के जितने विद्वान थे वो लोग आकर यहाँ के लोगों को जगाना चालू किए। पहला कारण समझ में आया कि यूरोप में पुनर्जागरण किनके कारण हुआ, तो इन्हीं लोगों का। दूसरा कारण सुनो, इन लोगों को अपने प्राचीन संस्कृति का ज्ञान होने लगा कि हमारे पूर्वज लोग ऐसे थे, ऐसे जिंदगी जीते थे, तो हम लोग क्यों इतना गुलामी से जी रहे हैं, ठीक है ना। ये जमीन तो मेरे पूर्वजों का है, तो ये लोग क्यों लगान लेकर जा रहे हैं। ये सब ज्ञान अभी हुआ, ठीक है ना। ये सब ज्ञान आने लगा पुनर्जागरण में, यानी फिर से जगने लगे। उसके बाद वो बाद में सोचेंगे, जो बुद्धिमान लोग थे वो लोग यूरोप में आ गए थे, नई नई खोज होने लगी। वास्को डी गामा का नाम सुने हो, ठीक है ना। अमेरिको वेस्पुची के नाम सुने हो, ठीक है ना। कोलंबस का नाम सुने हो। ये सब क्या थे, यूरोप के थे ना। यूरोप के लोग 14वीं शताब्दी में ही ये लोग खोज करने निकले थे, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। इसीलिए पुनर्जागरण काल का ये भी एक कारण है।
ये लोग नया नया खोज करने लगे, नया नया खोज करने लगे, तो फिर से जग गए कि नहीं? देखो सारे दुनिया के लोग सोई हुई थी और ये लोग खोज करने निकल दिए, यानी फिर से जागृति आई ना इनमें। अगला चीज क्या? छापा खाना। छापा खाना का आविष्कार अभी ये हुआ था गुटेनबर्ग के द्वारा, ठीक है ना। जब यहाँ पे छापा खाना का आविष्कार हो गया तो किताब छपने लगी, किताब छपने लगी तो सब लोग पढ़ाई लिखाई करने लगे, यानी कि फिर से जग गए। तो पुनर्जागरण के बस इतने ही कारण थे। तो सबसे पहले कुस्तुनतुनिया के बुद्धिमान लोग यहाँ पर आए थे सबको जगाने के लिए, जहां जहां गए वहां के लोगों को जागरूक किए। अगला बात क्या था? प्राचीन संस्कृति का ज्ञान होने लगा इनको, ठीक है ना, अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान होने लगा। अगली बात क्या है? अब देखो लास्ट बात क्या है कि प्राचीन युग से मध्य युग से प्राचीन युग में इन लोगों को लाया। यही पुनर्जागरण यूरोप को किस युग से किस युग में ले आया? मध्य युग से प्राचीन युग में लेकर आया, ठीक है ना। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या है? फ्रांस की क्रांति। पहले फ्रांस की क्रांति के बारे में लिख लो। अब लिखो। सर इसको भी बताइए, बंद नहीं हुआ है। 21 मिनट का।